प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो ये थिंकर है हाब्स, लॉक, रूसो, ये आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पता नहीं सोशियोलॉजी में होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकियों में कैसे इस्तेमाल करना है आज हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस पेपर 2 में कैसे आएगी, बाद की डिस्कशन में कैसे आएगी, वो ग्रेजुअली मैं इनका रेफरेंस देता रहूंगा बाद में। तो आपने इन थिंकर्स को खासकर याद रखना है प्लीज। अच्छा, अब इन 3 थिंकर्स पे मेरे ख्याल में मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन पे सवाल आते हैं, यूजुअली कंपैरिजन का सवाल आता है कि हॉब्स को लॉक के साथ और रूसो के साथ कंपेयर कर लें। लेकिन मैं कंपैरिजन कैसे करना है, पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, मैंने आज आखिर में बताना है आपको। अगर मैं भूल जाऊं तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ ले प्लीज कि कंपैरिजन कैसे करना है, वो मैं आखिर में जाकर बताऊंगा। इनिशियली मेरा काम ये होगा कि मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि व्हाट इज हॉब्स थ्योरी, व्हाट इज लॉक्स थ्योरी, व्हाट इज रूसोज थ्योरी, और उन पे जो सवाल जिस नेचर का आता है वो किस तरह का है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। मैं कंपैरिजन के सेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हाफ्स पढ़ाऊंगा, लॉक पढ़ाऊंगा, रूसो पढ़ाऊंगा, और आखिर में जाके आपको कंपैरिजन की टेक्निक बताऊंगा जस्ट 1 मिनट के अंदर, एंड यू विल गेट टू नो कि आपने कंपेयर कैसे करना है। यू विल इजीली गेट टू नो। कंपैरिजन का इशू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड बट टेक्निकल है। आपको रीडिंग करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी, आप यहां पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन यू मस्ट रीड इट फ्रॉम इधर जुड हार्मोन या बाकी जो भी किताब आपके पास है, आप उसमें से रीड लाजमी करिएगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जी, दैट्स व्हाई आई हैड टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएसएस के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, बेसिक आइडिया दे रहा हूं। थॉमस हॉब्स, ये तीनों नाम अगर मैं लिख दूं यहां पे, Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. No, we just started that. इन 3 थिंकर्स को हम पढ़ेंगे, पहले हॉब्स को पढ़ेंगे, फिर लॉक को, फिर रूसो को। अगर इस पे सवाल आएगा तो मोस्ट लाइकली इन तीनों का कंपैरिजन आता है, मोस्ट लाइकली, लेकिन अलग भी सवाल आ सकता है, प्लीज डोंट से कि मैंने कहा था कि नहीं अलग ही आना है। कंपैरिजन मोस्ट लाइकली है बट अलग से भी सवाल आ सकता है, हम अलग अलग पढ़ेंगे, कंपैरिजन आखिर में याद करेंगे। अब एक बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, पॉइंट ये है, कंपैरिजन तब आता है जब चीजों के दरमियान में, जब कोई आइडियाज के दरमियान में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग्स होती हों, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज होती हों, कहीं डिससिमिलरिटीज होती हों। अब मेरा सवाल यहां पे ये है, यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस बट यू कैन कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, यू कैन कंपेयर देम बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। कलर का फर्क हो सकता है बट टेस्ट का फर्क हो सकता है, बट देयर इज सम सिमिलरिटी, बोथ बिलोंग टू द सेम जेनर। हॉब्स, लॉक, रूसो में कॉमन पॉइंट क्या है? द कॉमन पॉइंट इज ऑल 3 discussed or gave the theory of social contract. तीनों ने एक थ्योरी दी जिसको हम थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मींस ये थ्योरी है क्या? इसको गौर से सुनिएगा प्लीज, बहुत गौर से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज अ थ्योरी अबाउट how the first state on this planet was established. This theory is about how the first ever state, मतलब मुल्क जो है, पहली तारीख में जो मुल्क बना था, स्टेट बनी थी, how it was established. दूसरे लफ्जों में, in other words, we can say how state originated is the theme of this theory. ये थ्योरी बताती है कि स्टेट की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी, पहली स्टेट बनी कैसी थी तारीख में। अच्छा, अब फिर क्या कहती है थ्योरी, कैसे बनी थी? व्हाट डज इट से? ये थ्योरी कहती है दैट स्टेट, आसान लफ्जों में देखिएगा, स्टेट इज क्रिएटेड और वाज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल। सोशल का मतलब है लोगों ने, पीपल ऑफ अ टेरिटरी, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, एंड दैट एग्रीमेंट रिजल्टेड इन
creation of state. I repeat this point. This theory says that state is created by the contract among people. लोगों ने, यानी सोशल मतलब लोगों ने एक मुआहदा किया और मुआहदा करके एक मुल्क बना दिया, स्टेट बना दी. स्टेट मतलब मुल्क है, कंट्री है. पहली पॉलिटिकल कम्युनिटी, पहली स्टेट, रियासत जो बनी थी वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके बनाई थी. ये ख्याल है इस थ्योरी का. तीनों ये कहते हैं, हाब्स भी यही कहता है, लॉक भी यही कहता है, रूसो भी यही कहता है. दिस इज हाउ थ्योरी केम इनटू बीइंग. ऐसे बनी थी स्टेट. लेकिन अगर तीनों कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी थी, तो मैं आपका पिछले लेक्चर के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूं. आप मुझे बताइएगा, क्या ये थ्योरी वैसी ही है जैसे अरिस्टोटल ने कही थी? इज इट द सेम? अरिस्टोटल की जो ऑर्गेनिक थ्योरी है, इज इट द सेम? आई एम गेटिंग नो आंसर्स. सम यस, सम नो. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इसको. इसमें एक्सप्लेन करता हूं. ऑर्गेनिक थ्योरी ये कहती थी कि स्टेट इंसानों की तरह से, स्टेट इंसानों की तरह है. जिस तरह इंसान इवॉल्व होते हैं, ग्रेजुअली खुद ब खुद ग्रो करते हैं, स्टेट भी ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत खुद ही ग्रो करती है. क्या ये थ्योरी यही कहती है कि स्टेट ग्रो करके बनी, या ये कहते हैं कि नहीं, ये स्टेट इंसानों ने जरूरत के तहत बनाई? दे डोंट एग्री विद दैट. वो कहते नहीं, इवॉल्व नहीं हुई, ये इंसानों ने बनाई है. दिस इज कंट्राडिक्टरी टू ऑर्गेनिक थ्योरी. ऑर्गेनिक कहते हैं किसी एक इंसान ने नहीं बनाई, वो खुद ही बनती गई, वो खुद ही बनती गई. यहां पे तो वो लोगों ने मुआहदा किया और मुआहदा करके स्टेट बनाई है. हम एक जुमले में मैं कहूं, ऑर्गेनिक थ्योरी इज नेचुरल स्टेट. ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है स्टेट नेचुरल है, खुद ही ग्रो करती रही. ये थ्योरीज कहती हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, स्टेट इज नॉट नेचुरल, इट इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल क्या होती है? विच इज मैन मेड. इंसानों ने अपनी जरूरत बनाई थी. ये पहला पॉइंट शुरू से बता रहा हूं, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई. वो सारी डिटेल बाद में देखेंगे. जैसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. इट्स अ कंट्राडिक्शन विद द थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल. उससे कंट्राडिक्ट करती है सॉर्ट ऑफ. बट मैं जस्ट कंपैरिजन हल्का सा किया था, मेरा मकसद कंपैरिजन नहीं था, एक जस्ट आइडिया दिया आपको सॉर्ट ऑफ. ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज, उन्होंने कहा जी ये इंसानों ने जरूरत का एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से स्टेट बनाई. अरिस्टोटल ने कहा था नहीं, स्टेट इंसानों ने बनाई, वो खुद ही बनती गई, खुद ही ग्रो करती गई सॉर्ट ऑफ. अब डिफरेंस क्या है? अगर तीनों ने ये थ्योरी दी, तीनों ये कहते हैं स्टेट वाज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल, तो फिर फर्क क्या है? अलग अलग से क्यों? अलग से इसलिए बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया लोगों ने, क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि कॉन्ट्रैक्ट किया? व्हाई देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट था क्या, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? These are the 2 points on which Hobbes gives different reasons. He explains differently, Rousseau explains differently. So they differ, all of them differ on 2 points: the causes of the contract and nature of the contract. Contract हुआ था, लोगों ने किया था, agreed. But क्यों किया था और contract में terms and conditions क्या थी, they all differed on that. Is it clear? That's why the question comes on. That's why the question comes on the comparison कि कहीं ना कहीं चीजें कॉमन है, कहीं ना कहीं पे डिफरेंट है. इट्स सिंपल, काजेस पे और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ये दो डिफरेंस है. सो लेट्स नाउ बिगिन विद हॉब्स. हम हॉब्स से स्टार्ट करते हैं, फिर लॉक पे जाएंगे, फिर रूसो पे जाएंगे. अगर आप हॉब्स को समझेंगे, आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन हॉब्स. I will spend almost 40 minutes on Hobbes, 30-40 minutes. Then I will spend around 20 minutes on Locke. Because Hobbes को समझ आएगी तो आधी चीजें दोबारा लॉक में रिपीट हो जाएंगी. They will repeat in Locke. तो मुझे दोबारा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So इसलिए Hobbes को और से सुनिएगा. लॉक, Hobbes की दफा इंटरनेट भी ठीक रखिएगा. लॉक की दफा खराब हो गया तो कोई बात नहीं. Hobbes को समझिएगा, लॉक समझ आ जाएगा. और प्लीज
लॉक को जब एक्सप्लेन करेंगे तो लॉक के स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। अक्सर बच्चे पेपर में जब लॉक को लिखते हैं तो लॉक के स्पेलिंग में ई मिटा देते हैं, तो वो ताला बन जाता है। ठीक है, सो इसलिए प्लीज इसको देखिएगा जरा प्लीज। लेट्स गो टू थॉमस हॉब्स जी। अच्छा, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखवाऊंगा, तो आप, अगर मैं हो सकता है गलत हो जाऊं, अगर मैं गलत हो जाऊं तो आप प्लीज उसको कर दीजिएगा, डेट वेरीफाई कर लीजिएगा खुद ही आप जाके। ओके, हॉब्स वाज बोर्न इन 1588 एंड ही डाइड इन 1679, शायद वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ जी, आ गया नीचे, थैंक यू अमना। सो हॉब्स 1588 में पैदा हुआ, 1689 में एडी है, एनो डोमिनी, उसमें उसकी डेथ हुई। ओके, बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी। Hobbes was born in England in 1588 में पैदा हुआ। He got his basic education in England, और उन बेसिक जो उसने स्टडीज़ की, बेसिक पॉइंट्स जो उसने बेसिक एजुकेशन ली वहाँ पे, ही स्टडीड, उस वक्त जो बेसिक होती थी, लैटिन पढ़ी उसने, ही वाज फ्लुएंट इन लैटिन, ही स्टडीड बेसिक फिलोसफी एंड बेसिक साइंसेज। लेटर ऑन ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड में गए, वहाँ जाके ही गॉट हिज डिग्री इन लॉ एंड फिलोसफी। लॉ एंड फिलोसफी के अंदर उनकी डिग्री है हॉब्स की, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। उस वक्त ऑक्सफोर्ड जो था, ये याद रखिएगा, एक क्रिश्चियन स्कूल था, इट वाज अ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मजहबी तालीम दी जाती थी, मजहबी यानी एक ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। लेकिन हॉब्स वाज मोर इंटरेस्टेड इन एनलाइटेंड फिलोसफी इन द रेनेसां लिटरेचर। अब रेनेसां क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सॉर्ट ऑफ। सो वहाँ था तो थियोलॉजिकल स्कूल, लेकिन वहाँ पे वो फेथ से ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एनलाइटनमेंट के राइटर्स में ही वाज मोर इंटरेस्टेड इनटू मैकियावेली एंड एरिस्टोटल, ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन आर्गुमेंटेटिव एंड साइंटिफिक स्टडीज। एनीवे, after graduating, after getting his education, he started teaching and publishing. वो मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया उसने, वेयर ही स्टार्टेड राइटिंग। पुराने ज़माने में जिसने लिखना होता था वो खुद ही अपना मैगजीन निकालते थे, अपने ही आर्टिकल पब्लिश करते थे उसके अंदर। सो ही स्टार्टेड पब्लिशिंग मैगजीन इन विच ही वुड राइट, और साथ पढ़ाना शुरू किया। However, due to his radical ideas, अपने जर्नल के अंदर वो रेडिकल आइडियाज लिखता रहा, जिसकी वजह से ही हैड टू फ्ली, उसे भागना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा। ही फ्लेड टू पेरिस, वो पेरिस चले गए, फ्रांस के अंदर चले गए, वेयर ही कंटिन्यूड द सेम थिंग, टीचिंग एंड राइटिंग वो करता रहा। एंड लेटर ऑन ही रिटर्न, वो वापस भी आए, इंग्लैंड रिटर्न भी हुआ उनका, बट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन टीचिंग एंड राइटिंग। अपने आर्टिकल्स, अपने बुक्स पब्लिश करते रहे और टीचिंग करते रहे थ्रू आउट हिज लाइफ। सो दिस अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ हॉब्स जी। हॉब्स की जो बहुत सारी किताबें हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हॉब्स इज लेवाइथन। Leviathan is the name of the most important work that he wrote. Leviathan का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, it stands for, it translates into the monster. Monster का मतलब क्या होता है? बला, देव। ये एक मेटाफर है जी। Leviathan is a metaphor for kind of जिसको क्या कहते हैं, एक monstrous पावरफुल किंग, मॉन्स्टर्स पावरफुल किंग की तरफ इशारा था इसका, बट लिटरली मतलब होता है एक देव कह ले, सॉर्ट ऑफ। यस, ही क्रिएटेड एन एनालॉजी ऑन दैट टू। आई वुड कम टू दैट पॉइंट लेटर। ओके, लेट्स नाउ सी द सवाल किस पे आता है। मैंने थोड़ी देर पहले सवाल बता दिया कि हॉब्स की थ्योरी तो बहुत सारी हैं, ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ थ्योरीज, बट ऑब्वियसली हम जिस पे पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो है हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। So the question on Hobbes is social contract, या अलग से आएगा, लेकिन most likely it will be in comparison to Locke and Rousseau. But social contract theory है जिसको हम देखेंगे, और वो social contract theory क्या है हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, we have already talked about it.
सो लेट्स सी व्हाई ही गेव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उससे क्या पड़ा कि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दे दी। मतलब स्टेट क्यों बनी थी? आप जैसे आपने और मैंने नहीं सोचा होगा स्टेट क्यों बनी, उसने क्यों सोचा स्टेट क्यों बनी थी? उसने कुछ तो कुछ सोचा होगा। देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स दैट वुड हैव पुश्ड हिम टू थिंक एंड राइट अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट वाज दैट कॉन्टेक्स्ट, व्हाई ही हैज टू राइट व्हाट ही हैज टू राइट। कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आप हेडिंग जरूरी नहीं कॉन्टेक्स्ट की दें, आप ये भी दे सकते हैं व्हाई ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप ये भी हेडिंग दे सकते हैं। आप ये भी हेडिंग दे सकते हैं द करंट्स ऑफ द एज, यानी उस वक्त की, उसके ज़माने की कौन सी डेवलपमेंट थी जिन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया, जिसको हम करंट्स ऑफ द एज कहते हैं। कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट। यस, काज ऑफ द थ्योरी, दैट्स ट्रू अमन। अच्छा, दो डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से हाब्स गेव हिज थ्योरी। टू डेवलपमेंट्स और दोनों का रिलेशनशिप बनता है। वन, जिसको हम लास्ट में केवली की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और जिसका बायोग्राफी मैंने हल्का सा जिक्र किया। मैंने कहा हाब्स वाज द फॉलोअर ऑफ एनलाइटनमेंट। ही वाज अ थिंकर who was the thinker of enlightenment, means he was the one अच्छा, जो enlightenment के लोग होते हैं, do they believe in faith or do they believe in logic and rationality? लॉजिक के होते हैं, मैं केवली वाली बात है, साइंस के हैं, लॉजिक के हैं, ऑब्जर्वेशन के हैं, रीजनिंग पे फोकस करते हैं, साइंटिफिक मॉडल पे होते हैं, उनको हम कहते हैं एनलाइटमेंट के लोग। फेथ पे नहीं। जो था कि जी डिवाइन राइट है स्टेट का, वो नहीं, बल्कि ही वाज लॉजिकल, ही वाज फिलोसॉफिकल इन हिज आर्गुमेंट। ये बेसिक पॉइंट है, इसको आपने शॉर्टली से एक्सप्लेन कर लेना है, शॉर्टली से एक्सप्लेन कर देना। बी पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा प्लीज। इन हाब्स टाइम्स, यस, गैलीलियो वाज द फॉलोअर ऑफ एनलाइटमेंट, ट्रू। अच्छा, हाब्स के जमाने में, गौर से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वर्ड समझ आ गई तो आपको लॉग भी समझ आएगा, ये नहीं आएगी तो लॉग भी समझ नहीं आएगा, दोनों को समझाने के लिए बता रहा हूं। हाब्स के जमाने में, इन हाब्स टाइम्स, देयर वाज chaos and anarchy in England. The conditions of England were chaotic, were anarchic. Anarchic का मतलब होता है जहां पे lawlessness होती है, उसको हम anarchic कहते हैं। So conditions of England, they were pathetic, there was lawlessness, there was fear, there was kind of anarchy, there was kind of law and order problems, chaos, CHAO, civil war type की ये सिनारियो, not exactly civil war but a threat of civil war, एक एनार्की की कंडीशन थी, अफरा तफरी जिसको हम कहते हैं उर्दू। क्यों थी? अच्छा, मैं यहाँ पे पहले कोटेशन भी एक आप में से किसी ने कोट किया यहाँ पे, उसको मैं कर दूं। हाब्स ने अपनी बायोग्राफी में इस केओस का जिक्र किया है। उसने कहा हमारे जिस वक्त मैं पैदा हुआ, ये हाब्स के वर्ड्स हैं, ये दूसरा गौर सुनिएगा, हाब्स के वर्ड्स हैं। उसने कहा माई मदर, ये सेकंड पॉइंट जिनको समझ नहीं आया ये आप सुन लीजिएगा। हाब्स सेज दैट माई मदर gave birth to twins, myself and the fear. Thank you, Amna. I repeat his statement. He said, my mother gave birth to twins. जुड़वा पैदा हुए मेरे साथ। कौन? Myself and the fear. आसान लफ्जों में, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ खौफ भी पैदा हुआ इंग्लैंड के अंदर। फियर तब होता है जब एनार्की हो, जब क्यास हो। क्यों थी एनार्की? क्यों था फियर? वाई देयर वाज फियर? दो डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से फियर था। देयर वर टू डेवलपमेंट्स दैट वर क्रिएटिंग फियर इन इंग्लैंड। सो कंडीशन क्या थी? फियर की थी, क्यास थी। क्यों था? क्यों था? इसलिए था बिकॉज one was the threat of
Spanish invasion. The threat of Spanish invasion in England. उस वक्त यूके नहीं था जी, उस वक्त इंग्लैंड था. स्पेन से इन्वेजन का खतरा था इंग्लैंड के अंदर. एक रूमर चल रहा था कि स्पेन की एक नेवी है, वो हंड्रेड्स ऑफ शिप्स लेकर इंग्लैंड पे हमला करने वाली है. फियर था कि किसी वक्त हमला होगा, इंग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एक केओस था, अनसर्टेनिटी थी, फियर था. बट इससे ज्यादा बड़ा फियर ये था, द सेकेंड वॉज द बिगर फियर, एंड दैट वॉज द फियर ऑफ सिविल वॉर. इस पे जरा ज्यादा फोकस कीजिएगा प्लीज. सिविल वॉर पे देयर वाज अ फियर ऑफ द सिविल वॉर. जब सिविल वॉर होती है तो उसका मतलब है मुल्क के अंदर ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर सिविल वॉर होती है. तो इंग्लैंड में किन के दरमियान में सिविल वॉर का फियर था? द फियर वॉज ऑफ द वॉर बिटवीन द रिपब्लिकन्स वर्सेस रॉयलिस्ट्स. फियर ये था दैट रिपब्लिकन्स और रॉयलिस्ट में सिविल वॉर हो सकती है. और बाप मैं क्या देता हूं, एडमिन जरा देखिएगा, कुछ बच्चे ऐड करने वाले हैं. रिपब्लिकन्स और रॉयलिस्ट में सिविल वॉर का फियर था. अब ये रिपब्लिकन्स कौन है, रॉयलिस्ट कौन है, गौर से सुनिएगा प्लीज, ये क्रूशियल जुमला है. देयर वाज फियर ऑफ वॉर बिटवीन those people who favored the rule and powers of the king. वो लोग जो बादशाह की पावर्स के हामी थे वो कहलाते थे रॉयलिस्ट्स, and those who favored that power should not be in the hands of the crown or the king. The powers should be in the hands of the parliament. So royalists were pro-king, republicans were pro-parliament. पावर किसके पास हो, बादशाह के पास हो या पार्लियामेंट के पास हो. इस बात पे इंग्लैंड के अंदर दो ग्रुप बन चुके थे, and there was fear that both might go to war with each other. मैं ये जुमले रिपीट कर रहा हूं जी, और उसमें टर्म भी मैं ये रिपीट करूंगा. देयर वॉज अ फियर ऑफ सिविल वॉर बिटवीन प्रो किंग एंड प्रो पार्लियामेंट फोर्सेस. प्रो किंग एंड प्रो पार्लियामेंट फोर्सेस, देयर वॉज अ फियर ऑफ सिविल वॉर बिटवीन द टू. अच्छा, जब जंग का खतरा हो, सिविल वॉर का खतरा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि केओस होता है, एनार्की होती है. अगर एनार्की होती है, केओस होता है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज. एक है वो लोग जो कहते हैं बादशाह के पास पावर होनी चाहिए, एक है पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए, और दोनों में सिविल वॉर का खतरा था. मेरा आपसे सवाल यह है, दो सवाल है. एक, उस वक्त इंग्लैंड में बादशाह तो था, बट किंग की पावर की बेसिस क्या थी? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग? तो हमने मैकियावेली में पढ़ा था, इट वाज रिलीजन, डिवाइन राइट है उसका. इसका मतलब यह हुआ, मेरा आपसे सवाल है, गौर से सुनिएगा प्लीज, जो रिपब्लिकन्स थे, दे वर आल्सो एग्रीइंग विद द डिवाइन राइट? They did not. इसका तो रिपब्लिकन्स कौन थे? वो थे मोस्टली एनलाइटमेंट के लोग, जो चाह रहे थे कि नहीं, डिवाइन राइट को साइड पे रखें, पावर जो है वो बादशाह के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए. They were from enlightened thinkers, rational thinkers. लेकिन हाब्स, अब थ्योरी से लिंक कर रहा हूं प्लीज, ये जुमला सुनिएगा आगे. अब जब सिविल वॉर का खतरा था, स्पेनिश इन्वेजन का, लेकिन फोकस मेरा इसके ऊपर है, सिविल वॉर का खतरा है रिपब्लिकन्स विद रॉयलिस्ट्स. फियर है कि किसी वक्त सिविल वॉर हो सकती है, इसकी वजह से भी, रिपब्लिकन्स और रॉयलिस्ट की वजह से भी. फियर किस चीज का था? व्हाट टाइप ऑफ फियर? दो फियर, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, फियर ऑफ
losing property. There was fear, डर था कि मेरी जान चली जाएगी, डर ये था कि मेरी माल चला जाएगा. I would lose my life, I would lose my property. ऐसा ही होता है जब जंग होती है तो क्या होता है, यही दो चीजें जाती है ना, जान जाती है या माल जाता है, दो ही चीजें जाती है. So that was a fear. अब सवाल ये था कि क्या किया जाए. हाब्स, ये जुमला सबसे कंक्लूजन है साइड डिबेट का, लिंक करूं क्वेश्चन के साथ. अकॉर्डिंग टू हाब्स, in order to end the fear, in order to end the fear and chaos and anarchy, we need a very powerful king. We want a ruler who is, we want, the public wants, public को fear है कि उनका लाइफ चला जाएगी, माल चला जाएगा. So if they want to end their fear, they should have, या ये हाब्स कह रहे हैं, they should have the most powerful man as their ruler. अगर एक powerful ruler होगा, then the chaos will end and he will ensure the protection of life and property of the common man. एक monstrous leviathan होगा, powerful king होगा, तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा. ही विल एंड एनार्की, ही विल क्रिएट स्टेबिलिटी एंड ही विल एंड द केओस. फियर खत्म हो जाएगा अगर मोस्ट पावरफुल पर्सन आ जाएगा. ही विल, बिकॉज ऑफ हिज पावर, द लेवाइथन, द मोस्ट पावरफुल किंग विल एंड द फियर. वो फियर को एंड करेगा एंड देयरफॉर सोसाइटी विल बिकम स्टेबल. इन अदर वर्ड्स, इसी पॉइंट को मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूं तो हाब्स के नजदीक अगर हम चाहते हैं कि फियर खत्म हो जाए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ जाए, सोसाइटी के अंदर फियर खत्म हो जाए, केओस खत्म हो जाए, एनार्की खत्म हो जाए, देन वी नीड द किंग. देन वी नीड अ किंग विद men with too much powers. Leviathan. We want a king, one man rule, monarchy, and therefore that monarchy should have all the powers. तो फिर वो किसके साथ हुआ? वो रॉयलिस्ट के साथ हुआ या रिपब्लिकन के साथ हुआ? If I ask you, on whose side he was? He was a royalist. There is no question of being Republicans. लेकिन मैंने आपको कहा, मैंने आपसे पूछा, रॉयलिस्ट जो है वो तो डिवाइन वाले हैं. Is he supporting the powers of the king under divine? No. अब उसने अगर डिवाइन राइट के तहत बादशाह को सपोर्ट नहीं करना, if he has not to, he has to support the king, उसे बादशाह को सपोर्ट करना है, लेकिन डिवाइन राइट इस्तेमाल नहीं करना, फिर क्या करना है? It was here that Hobbes gave the theory of social contract. Hobbes, ये जुमला अपने पास लिख लें अपने पास, ये मैं खुद कह रहा हूं आपको लिखने का. Note down this sentence. Hobbes gave the theory of social contract to justify the powers of the king. Hobbes gave the social contract theory to justify the absolute powers of the kings. This is the context. ही आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं उसके जमाने में सिविल वॉर का खतरा ना होता, केओस ना होता, तो क्या उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती? नो. सो दिस इज सिंपली जी द कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्स्ट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी आसान है, कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया हो तो ये आसान है. मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं आखिरी जुमला जी. मैंने कहा दैट Hobbes gave the social contract theory to justify the powers of the king, to justify that king should have all the powers. इसको justify करने के लिए he gave the theory of social contract. This was simply his theory. He was a royalist by nature. Now let me move towards अब उसकी theory पे जाते हैं. ये तो context हो गया.
Okay, let's go to the theory. दानियाल, ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा। रेलेवेंट हम पे रहेंगे। ओके, सो हाब्स भी, अच्छा अब एक जुमला एक और भी बता दूं जरा थोड़ा सा। मैंने आपको बायोग्राफी में कहा था कि इंग्लैंड में था, ये सुनिएगा प्लीज। मैंने कहा जब इंग्लैंड में था तो जब वो पब्लिश कर रहा था अपने आर्टिकल वगैरह, तो उस आर्टिकल्स में उसके कुछ रेडिकल आइडियाज थे जिसकी वजह से उसे इंग्लैंड भागना पड़ा, सॉरी फ्रांस भागना पड़ा। डिड आई मेंशन दैट? उसके रेडिकल आइडियाज थे और उसे भागना पड़ा। वो रेडिकल आइडियाज क्या थे कि वो बादशाह को कह रहा था, अब उस वक्त थी बादशाह इंग्लैंड में, बादशाह को कह रहा था मैं तुम्हारी पावर को सपोर्ट करता हूं लेकिन मैं तुम्हारा डिवाइन राइट नहीं मानता। आई सपोर्ट यू बट आई डोंट एक्सेप्ट योर डिवाइन राइट। बादशाह खुश होगा, विल किंग बी हैप्पी विद हिम? बादशाह ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। सो आउट ऑफ द फियर ऑफ द किंग, बादशाह को सपोर्ट कर रहा है, बादशाह से डर के भाग गया थोड़ा। दिस इज द आइडिया, जस्ट एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा सा। एनीवे जी, लेट्स गो टू द थ्योरी। थ्योरी पे जाते हैं। थ्योरी बड़ी आसान सी है, उसको मैं सिंपल करूंगा, आप उसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं, रीडिंग के अंदर मौजूद है। हाब्स की थ्योरी स्टार्ट होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। Hobbes begins his theory by explaining human nature. पहला पॉइंट बड़ा आसान सा है। डिवाइन राइट जी, मैं शॉर्टली एक दफा बता दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिवाइन राइट को भी पूछ रहे हैं, और शॉर्टली बता दूं डिवाइन राइट का मतलब है कि बादशाह को बादशाह खुदा ने दी है। ही इज द किंग बिकॉज गॉड वांट्स हिम टू द किंग। इसको हम डिवाइन राइट कहते हैं। ह्यूमन नेचर पे आते हैं। ह्यूमन नेचर से क्या मतलब है? ह्यूमन नेचर से मतलब यह है दैट इंसानों की नेचर कैसी है और ये थ्योरी से कैसे लिंक करेगी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब हम थ्योरी देख रहे हैं। Hobbes begins his theory by explaining human natures. Hobbes says that man by nature is selfish. अब ये गौर सुनिएगा, शायद यार आपका जवाब भी आ जाएगा। Man is by nature selfish, brutal, violent, क्या कहते हैं, जो भी नेगेटिव वर्ड है सारे लगा दें। He is mean, he is dishonest, he is selfish, he is pathetic, simply. ये उसने लफ्ज़ यूज नहीं किया, मैं खुद यूज कर रहा हूं। So man by nature is selfish है, he has the lust for power, वो पावर हंग्री है, वो लस्ट फॉर पावर रखता है। और लस्ट फॉर पावर क्यों? अ पावर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी एंड पावर टू गेन ग्लोरी। उसे शोहरत चाहिए, उसे प्रॉपर्टी चाहिए और उसे अपनी सर्वाइवल करना है। बिकॉज एनीबडी, पीपल आर ब्रूटल, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो मैन बाय नेचर हैज द लस्ट ऑफ पावर। उसने कहा इंसान फितरतन ही, बे नेचर ही लस्टफुल है, पावर हंग्री है। और पावर एंड नहीं है, मीन्स है। क्यों चाहिए पावर? ताकि अपनी सर्वाइव कर सके, ताकि अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि अपनी शोहरत, अपना जो इन्फ्लुएंस है, ग्लोरी है, वो मेंटेन कर सके। दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इज ह्यूमन नेचर। हम इसको एक लफ्ज़ यूज करते हैं, मैकियावेली हैज अ पेसिमिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। उसके नजदीक इंसान की जो नेचर है वो नेगेटिव है। ही हैज अ डार्क व्यू ऑफ, अच्छाई की तवक्को नहीं करता इंसान से, कोई कोलैबोरेशन की तवक्को नहीं करता। पीपल आर ऑलवेज सेल्फिश, दे हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश। सेकेंड पॉइंट इज Hobbes says, he talks about एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये प्लीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आप लोगों ने बाद में मुझसे बार बार पूछना है और मैंने दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना। सो सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा प्लीज। हाब्स ये कहता है दैट मैन बाय नेचर इज सेल्फिश, ब्रूटल, वायलेंट एंड ही हैज द लस्ट फॉर ग्लोरी। ये हाब्स कह रहा है। स्टेट ऑफ नेचर पे एक गौर से सुनिएगा जुमला, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोगों ने फिर भूल जाना है, आपने फिर पूछना है मुझसे, और मैंने नहीं जवाब देना, मैंने कहना कि आप नोट करें। स्टेट ऑफ नेचर से मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट ऑफ नेचर? ये मीनिंग आप भूल जाएंगे, सुनिएगा, लिखना नहीं है, सुनना है। स्टेट में यहां लफ्ज जो स्टेट लिखा हुआ है, इससे मतलब मुल्क नहीं है, कंट्री नहीं है। यहां स्टेट से मतलब है कंडीशन। हियर द वर्ड स्टेट मीन्स कंडीशन। आप कंडीशन ऑफ नेचर कह लें, स्टेट ऑफ नेचर कह लें, इससे मतलब यह है दैट कंडीशन ऑफ द ह्यूमंस व्हेन दे केम ऑन दिस प्लैनेट। जब तारीख में, इंसानी तारीख में शुरू में नए नए इंसान आए थे। अब मजहब को ना ले आइएगा कि आदम इस्लाम आए थे, वो सेकुलर है, अच्छा, वो मजहब की बात नहीं कर रहा। वो कहता है जब दुनिया में नए नए इंसान आए थे तारीख में, तो उस नए इंसान जब आए थे तो किस तरह की लाइफ गुजार रहे थे? What was the kind of life that people lived when they first came on this planet? उनकी हालत क्या सी थी नेचुरल टाइम्स के ऊपर, शुरू के जमाने में, प्रिमिटिव टाइम के जमाने में। मतलब समझ आ रहा है इस बात का? स्टेट ऑफ नेचर का मीनिंग बताया मैंने सिर्फ, हालत कैसी थी ये भी एक्सप्लेन नहीं की। इट्स जस्ट सिंपल। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ people lived when they first arrived on this planet. Simple. Okay, now अब हाब्स क्या कहता है कि जब इंसान तारीख में नए नए आए थे तो वो कैसी जिंदगी गुजारे थे? What was their condition of life when they arrived in this planet? अगर आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर इंसान ऐसे हो, हर इंसान सेल्फिश हो, ब्रूटल जालिम हो, लस्ट फॉर पावर रखता हो, डिसऑनेस्ट हो, तो और तारीख में नए नए इंसान आ जाएं, ऐसे इंसान पहले 50, 100, 200, 500, 5000 आ जाएं, तो विल देयर बी पीस और विल देयर बी chaos? Yes, according to Hobbes, in the state of nature there was anarchy. एनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, एनार्की होता है chaos, अफरा तफरी उर्दू में कह लें। स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज एनार्की, देयर वाज chaos, 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 देयर वाज फियर। हर वक्त अब everybody is powerful, wants to acquire power and everybody is brutal, तो there will be fear। वो कहता है फियर था एवरीवेयर। और फिर आपसे पूछ रहा हूं, फियर किस चीज का होगा? what kind of fear will be there? Fear of losing your life and property, अपनी जान का खतरा, माल का खतरा, फियर था सोसाइटी के अंदर। अगला सवाल, विल लाइफ बी पीसफुल? It will not be. The life was nasty, nasty थी, बुरे हालात थे, awkward थी। Will, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, will there be certainty in life or uncertainty life? No certainty, there was absolute uncertainty। कोई किसी वक्त भी, लाफ जंगल है, anybody could kill anybody for no reason। किसी वजह से भी आपकी पास एक प्रॉपर्टी है, किसी को पसंद आ जाए, वो आपसे प्रॉपर्टी छीन लेगा। उसके लफ्जों में माइट वाज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट वाज राइट, जिसके पास पावर होती थी वही रूल करता था। दिस वाज द काइंड ऑफ कंडीशन एट दैट टाइम। एंड यस, हाब्स के वर्ड्स हैं, आमना ने लिखे, मैं इसको कोट कर रहा हूं। हाब्स के वर्ड्स है, लैटिन वर्ड है, उसका मैं लैटिन वर्ड तो नहीं आता, मैं ट्रांसलेशन करता हूं। इट वाज war of all against war of all, sorry, war of all against all. It was like a war of all against all। हर एक बंदे की, हर एक बंदे से जंग है। Everybody is your enemy, everybody is your enemy। अच्छा, लाइफ अनसर्टन है, will life be long or short? शॉर्ट होगी, यस, लाइफ वॉज शॉर्ट। अगला पॉइंट, बिकॉज अनसर्टेन है, कोई किसी वक्त भी मार देगा, शॉर्ट हो जाएगी। अब हाब्स की
इस लाइफ के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में दो क्वालिटीज थी. देयर आर टू क्वालिटीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर. वन, आपने इसके अंदर ही लिखना है, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लिखना है. वन, दिस स्टेट ऑफ नेचर was a time when people were not politically organized. ये तब का जमाना है जब लोगों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी. अब आप ये जुमला तो लिख दें, पॉलिटिकल, नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इट वाज प्री पॉलिटिकल. The state of nature was pre-political. या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कह सकते हैं it was before people got politically organized. अब मैं लफ्ज समझाऊंगा. politically organized से मतलब क्या है? politically organized का मतलब हम जब अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे मतलब होता है जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो. कैसे? एक ओहदा है, इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पावर है, फिर उससे कम दूसरे के पास पावर है, उससे कम तीसरे के पास पावर है, उसके बाद चौथे के पास पावर है. पावर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ग्रेड मॉडर्न दौर में ग्रेड 22 से लेकर ग्रेड 1 तक, और उससे ऊपर पार्लियामेंट, उससे ऊपर जुडिशरी, एक पिरामिड बनी हो, एक इकरा पिरामिड बनी हो, हायरार्की हो, चेन ऑफ कमांड हो, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ नेचर में थी? वाज देयर एनी सच काइंड ऑफ स्टेट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन? देयर वाज नन. तो इट वाज अ प्री पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसको मैं लिखवा रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा. द स्टेट ऑफ नेचर वाज The state of nature was pre-social. Pre-social से क्या मतलब थे? Pre-social से मतलब ये था, did they develop any social norms and values? No. जहां might is right होती है वहां social norms नहीं होती. तो लोग politically organized तो बहुत बात की बात है, they were not even socially organized. It was a pre-social state of nature. वो socially भी organized नहीं थे. तारीख के जमाने की बात कर रहा है, किसी जमाने कदीम की बात कर रहा है. यहां तक क्लियर जी? लेट्स नाउ लिंक इट. ये सारा कुछ तो हो रहा था. थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसका, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब ये ह्यूमन नेचर होगी, स्टेट ऑफ नेचर होगी. हाउ इट इज लिंक्ड विद अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये हाब्स कहानी बना रहा है, ये मुझे ना भाई कहेगा क्यों बना रहा है, ये उसने कहानी बनाई है. जिस तरह कुछ प्लेटो की कहानियां हैं सोची हुई, बादशाह ऐसा होना चाहिए, कम्युनिज्म ऐसा होना चाहिए, ये भी कुछ सोचता है. ये कहता है, he says that people when they were living in state of nature, fear था, chaos था, anarchy थी, but they were fed up and they wanted to end that fear. लेकिन क्या करें? They didn't know what to do. उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या करें. हाब्स कहता है, then some sane people, some of them got that idea. कुछ समझदार लोग थे इनमें से, उनको एक आइडिया आया and they convinced everybody. कुछ लोगों को ये ख्याल आया और उन्होंने सबको कन्विंस किया that let us enter into a contract. आए सारे मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. टू एंड दैट फियर, हम फियर खत्म करते हैं और आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है? ताकि फियर खत्म हो, ये केओस खत्म हो, इनसिक्योरिटी खत्म हो, और उसके लिए लेट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने समझाया सबको कि आओ मिलकर एग्रीमेंट करते हैं जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. तो उनके कन्विंस करने पे एवरीबॉडी सैट एट अ प्लेस. सारे लोग जो सोसाइटी में थे, लिमिटेड से लोग होते होंगे, वो थे एक जगह पे इकट्ठे हुए, बैठे, एंड दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. कुछ लोगों का ख्याल आया और फिर उन्होंने बाकियों को कन्विंस किया, एंड अल्टीमेटली दे गैदर्ड एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट.
एक जगह पे इकट्ठे हुए, बैठे और इनका जी मुआहिदा करते हैं। क्या मुआहिदा किया? लेट मी एक्सप्लेन। दे सेड, अब ये एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ना एग्जैक्ट वर्ड्स हाफ्स के हैं, ये किताब में एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे होंगे, बट आप एग्जैक्ट वर्ड्स कोट ना करिएगा। अगर आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, मुझे तो कभी याद नहीं हुए, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करने का मशवरा नहीं दूंगा आपको, पर आप उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, अपने अल्फाज में कर सकते हैं। तो मैं अपने अल्फाज में उसके जो लफ्ज थे उनको अपने अल्फाज में बता रहा हूं। सो आई एम नॉट कोटिंग, प्लीज ये याद रखिएगा। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक पॉइंट तो ये रखें, ये कॉन्ट्रैक्ट बोला गया था, लिखा नहीं गया था। इट वॉज नॉट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्पोकन बाय एवरीबडी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या था? उन्होंने कहा, पीपल आर सेइंग दैट वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स। Yes, it was a verbal contract. People spoke and they said, we surrender all our rights to this man or assembly of men. लोगों ने, सारे लोगों ने एक बंदे की तरफ इशारा किया कि हम अपने सारी राइट्स जो है, हमारा अपने ऊपर सारा इख्तियार जो है, हम आप बंदे की तरफ इशारा किया, आपके हवाले करते हैं। या उसके गिर्द एक गैंग सा खड़ा था, कुछ लोग थे, असेंबली ऑफ मैन, यानी उसके गिर्द कुछ लोग खड़े थे। हम अपना सारी राइट्स, हम अपना सारा इख्तियार आपको देते हैं। दे चोज somebody or said, we surrender all our rights to this man or assembly of men unconditionally, बगैर किसी कंडीशन के हम आपको राइट सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने शर्त तो नहीं लगाई, बट वजह क्या थी सरेंडर करने की? व्हाई दे वांटेड टू सरेंडर? इफ आई आस्क यू, पीस के लिए, और एटलीस्ट दे वांटेड टू एंड द फियर। वो उनको जो लाइफ के जाने का खतरा था, जो उनको प्रॉपर्टी के जाने का खतरा था, उसके लिए वो चाह रहे थे कि एक बंदा होगा, हम सारा इख्तियार उसको दे देंगे, हम हमारे ऊपर फैसला वो करेगा। मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। पहले जिसके पास लाठी होती थी उसी की बहस होती थी, अब जिसके पास लाठी बहस नहीं, अब एक बादशाह होगा, पावरफुल होगा, हु विल देन डिटरमिन जो मेरे और आपके दरमियान प्रॉपर्टी का मसला है। तो मेरी जान लोगे तो लेने की कोशिश करोगे, वो एक बंदा जिम्मेदार है ना मेरी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए। दैट वन पर्सन वुड डिटरमिन एंड प्रोटेक्ट। लेकिन ये कहानी, ये उनको उम्मीद थी, ये कहानी, उन्होंने कहा हम बगैर किसी शर्त के सरेंडर करते हैं तुम्हें। when they surrendered, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरेंडर कर लिया उस बंदे को। अच्छा, अब दिस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, अब हॉब्स के ऊपर वापस आते हैं। हॉब्स ये कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इंप्लीकेशंस हुई, इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इंप्लीकेशंस हैं। अब ये इंप्लीकेशंस सुनिएगा, ये इंप्लीकेशंस मैं आपसे पूछ के चलूंगा। वन, पहला वो कहता है दिस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक स्टेट बन गई, पहली पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी और एक स्टेट बन गई। अब जरा सुनिएगा प्लीज। एक बंदे को सारा इख्तियार दे दिया जाए तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई कि ना हुई? वर्टिकल आ गई, एक बंदे के पास ज्यादा पावर, बाकियों के पास कम पावर। पावर गॉट वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लीज टेल मी यू गेट दिस पॉइंट। इट्स सिंपल, एक को इख्तियार दे दिया, उसके पास ज्यादा पावर चली गई, आपने अपनी पावर उसको दे दी, अब वो आपके ऊपर इख्तियार इस्तेमाल करेगा, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, आप कम पावरफुल हो गए, हायरार्की बन गई सॉर्ट ऑफ। एक पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक के पास स्ट्रांग पावर, एक के पास कम पावर। दिस इज हाउ इट गॉट डिवाइडेड। अच्छा, स्टेट बन गई, पावर गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर नीचे आ गई, एक के पास टॉप टू बॉटम आ गई, स्टेट बन गई। स्टेट क्या होती है? स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसके अंदर एक पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेकंड, इज दिस स्टेट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये उसने नहीं कहा, हाफ्ज ने, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। इज दिस स्टेट नेचुरल और आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल है, बिकॉज इंसानों ने एक जरूरत के तहत, और जरूरत क्या थी, मजबूरी क्या थी? पीस, फियर एंड करना था, खत्म करना था फियर को। यस, आर्टिफिशियल। अगला सवाल, हु वॉज
सावरन। अच्छा, मैं शॉर्टली सावरन को इस्तेमाल कर दूं। सावरन मीन जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, हु हैज ऑल द पावर्स। हु वाज द सावरन इन इट? पीपल आर द किंग। द किंग जिसको उन्होंने इख्तियार दे दिया, ही वॉज द सावरन। किंग बिकेम सावरन, एक बंदे को इख्तियार दे दिया। अगला सवाल, विल द पीपल हैव सम राइट्स और ऑल द पावर्स वर गिवन टू द किंग? ऑल पावर्स वर गिवन टू द किंग। पीपल, लोगों ने कहा वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स, ये लफ्ज यूज किया था, ऑल द पावर्स आर सरेंडर टू द किंग। तो ऐसा बादशाह जिसके पास सारी पावर हो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है द किंग, सारे के सारे इख्तियार बादशाह के पास हैं, लोगों का कोई इख्तियार नहीं रहा। बादशाह चाहे तो डिक्टेट करे, बादशाह चाहे तो कुछ भी कर ले। एन एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट बन गई जिसको लेवाइथन कहा, एक ऑल पावरफुल बादशाह बन गया। अगला सवाल आपसे, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल? नहीं, ये नहीं पूछता। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल और इट इज बायलैटरल? ये आपको समझ नहीं आएगी, लेट मी एक्सप्लेन जी। मैं इसको एक्सप्लेन कर, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। हम इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जी, एंड लेट मी एक्सप्लेन यूनिलैटरल क्यों कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज it was the contract that people made with the king. Did the king demand for it? He did not. Exactly. King की तो कंसेंट शामिल ही नहीं है। उसको कहा, मिन्नतें तरले की कि तुम बादशाह बन जाओ, बस तुम्हारे पर इख्तियार दे देते हैं। उसने कहा मुझे मांगी तो नहीं थी, दे दी तो मैंने ले ली। It was not the king's desire, it was the need of the people. Exactly का it was दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, बस उन दो पार्टीज में एक पार्टी कर रही थी, दूसरी पार्टी जो है वो उस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं थी। It was unilateral, people giving all the rights to the king without he demanding for it. और इसकी दूसरी एग्जांपल, निदा आप वाले पॉइंट पे दूसरी एग्जांपल भी, was it conditional or unconditional contract? It was unconditional. कॉन्ट्रैक्ट में कहा बादशाह के ऊपर कोई शर्त नहीं है। लोगों ने कहा हमारे राइट सरेंडर कर दिए सारे आपके पास, बादशाह के ऊपर अगर पार्टी के ऊपर कोई शर्त ही ना हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल कहते हैं। बायलैटरल तो वो होता है when you ask in return for something. So because the other party had no obligation, बादशाह की मर्जी जो भी कर ले, this is how it works out. इस कहते हैं हम अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, बादशाह के ऊपर कोई शर्त नहीं है। आखिरी सवाल शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, बट लास्ट पॉइंट, was this contract रिवोकेबल? यानी क्या इस कॉन्ट्रैक्ट से लोग बाहर निकल सकते थे? रिवोकेबल था या नहीं? द आंसर इज नो जी, इट वॉज अनरिवोकेबल या नॉट रिवोकेबल। क्यों नहीं निकल सकते? क्यों नहीं निकल सकते? इसलिए बिकॉज इट वॉज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बादशाह ने डिमांड नहीं की, आपने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। अब विड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई वजह होगी ना। आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी चूंकि दूसरी पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की है, अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ा है, ट्रंप ने क्या कहा था, ईरान ने जेसीपीओ की वायलेशन की है इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ शर्तें ईरान पे थी, ईरान ने शर्तें पूरी नहीं की, हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर दूसरी पार्टी में शर्त ही ना हो, दूसरी पार्टी में शर्त ही कोई ना हो, तो आप किस बुनियाद पे विड्रॉ करेंगे? दैट सिंपल। सो द क्वेश्चन इज, वो कहता है लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया बगैर शर्त के, सारे इख्तियारात उसको दे दिए, दे गिव ऑल इट बगैर किसी शर्त के।
अब बादशाह ऑल पावरफुल है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकल ही नहीं देगा, बिकॉज वो निकल नहीं सकते. पीपल हैव नो राइट टू विड्रॉ फ्रॉम इट. अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा. नाउ लेट्स लिंक इट विद द, अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही है. दिस इज हिज थ्योरी. मेरा सवाल ये है, इसको लिंक करें इंग्लैंड के हालात से, और आपने पेपर में लाजमी करना है. अब इंग्लैंड के हालात में देखा जाए तो जो रिपब्लिकन्स बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, डिड दे हैव द राइट टू रिवोल्ट? उसने कहा ये जो रिपब्लिकन्स कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स मतलब ये अमेरिकी रिपब्लिकन्स नहीं है सर, ट्रंप वाले नहीं है, ये जो पार्लियामेंट वाले बादशाह की पावर को चैलेंज कर रहे हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट तारीख में कर दिया था बादशाह को इख्तियार, अब आप उससे वापस नहीं ले सकते. यू हैव सरेंडर्ड योर राइट टू द किंग एंड ही हैज द राइट. बट क्या, आखिरी सवाल, क्या ये राइट जो सरेंडर किया लोगों ने, जिसकी वजह से बादशाह के पास इख्तियार है, क्या अब वो राइट वापस लेने का इख्तियार है उनके पास? लोगों के पास नहीं है. रिवोक नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपने सरेंडर कर दिया अनकंडीशनली. अब ये जो बादशाह का राइट टू रूल है, इज इट डिवाइन राइट टू रूल और इट्स कंट्रेक्चुअल राइट टू रूल? इट्स नॉट अ डिवाइन राइट टू रूल, इट्स कंट्रेक्चुअल राइट टू रूल. जी, ये डिवाइन नहीं है, अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, लोगों ने इख्तियार दिया था उसको. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जी. मेरे ख्याल में मैं इसमें क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा. गिव मी 15 मिनट्स, 15 मिनट दीजिएगा. आई वुड डिस्कस दी लॉक को करते हैं, फिर आई विल टेक द क्वेश्चंस. रूसो को आज नहीं करेंगे. हिना, इट्स नॉट रेलेवेंट हियर. डिक्टेटरशिप को फिलहाल छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट इट. ओके, लेट मी मूव जी. लास्ट पॉइंट को मैं एक दफा रिपीट करता हूं जी. नॉन रिवोकेबल का मैंने कहा दैट लोगों ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया बादशाह को. बादशाह को कहा कि हम, आप बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के आपको सरेंडर करते हैं अपने इख्तियारात. जब आप बगैर कंडीशन के सरेंडर करते हैं तो ऑब्वियसली आप, उसका मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई शर्त रखी नहीं है तो बादशाह के खिलाफ बगावत किस वजह से करेंगे? यू विल हैव नो एक्सक्यूज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड ऑल द राइट्स टू द किंग. ओके, इसकी तस्वीर लेने की जरूरत है. डू आई नीड टू टेक पिक्चर? आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, बट आई गेस मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा सबका. मैं आखिर में दूंगा जब आपको टाइम क्वेश्चंस का. ओके, लेट मी गो टू जॉन लॉक. लॉक पे जाते हैं जल्दी से, ताकि फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा. John Locke he was born in 1632 and he died in 1704. वेरीफाई कर लीजिएगा जी. यस, 1704. थैंक यू. 1632 से 1704 तक उसका लाइफ टाइम है. लेट्स मूव जी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हाब्स और लॉक पे कंपैरिजन में आता है, तो हम इसको साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी. मैं आपको लॉक कल पढ़ाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी. मैं आज पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगी. बेशक मुझे क्वेश्चन आंसर कम करने पड़े, लेकिन आज के लिए पढ़ना जरूरी है. ओके, नाउ लॉक वाज born in England 1632. इसकी गौर से सुनिएगा प्लीज. 1632 में पैदा हुआ in England. He got his basic education. उसके फादर जो थे, his father was an attorney, एक lawyer थे, rich person थे, and he got his basic education in England. लंदन में ही पैदा हुए, वहीं पे उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली. Later on he went to Oxford. वो ऑक्सफोर्ड गए, जहाँ he studied medical education. उसने मेडिकल एजुकेशन ली, तालीम हासिल की मेडिकल की. एंड ही बिकेम अ डॉक्टर. उस जमाने में फिजिशियन कहते थे, बट हम मॉडर्न दौर में डॉक्टर कह सकते हैं. सो ही गॉट हिज डिग्री इन मेडिसिन, आफ्टर विच he started practicing in a hospital
एज अ डॉक्टर काम शुरू किया उन्होंने एक हॉस्पिटल के अंदर. ड्यूरिंग दैट वर्क ही बिकेम अ फ्रेंड टू अ पर्सन जिसका नाम आप लाजमी याद रखिएगा, जिसका नाम था उसका टाइटल था अर्ल ऑफ शॉर्ट्सबरी. अब मेरे में नाम उसका निकल रहा है, अभी आता है नाम तो बताता हूँ जी. अर्ल ऑफ शॉर्ट्सबरी लिख देता हूँ. ही मेट विद द अर्ल ऑफ शॉर्ट्सबरी. मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है. थैंक यू आमना, आई फॉरगॉट दैट नेम. थैंक यू फॉर शेयरिंग. एशले कूपर नाम था जी उसका. एशले कूपर. एशले कूपर वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन. उसका टाइटल था अर्ल ऑफ शॉर्ट्सबरी. एनीहो, अर्ल ऑफ शॉर्ट्सबरी या एशले कूपर, ये कौन था जो दोस्त बना इसका लॉक का? ही वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड्स पार्लियामेंट. इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसका फाउंडिंग मेंबर्स था जिसका नाम था एशले कूपर. और वो पार्टी थी विग्स पार्टी. पुरानी पार्टी थी विग्स पार्टी. WHIGS, विग्स पार्टी वाज द नेम. तो उसके साथ दोस्ती हो गई. ही बिकेम हिज फ्रेंड. तो अब पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर हो तो लाजमी सी बात है वो पॉलिटिक्स पे ही उसका इंटरेस्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड एशले कूपर, जॉन लॉक डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश पॉलिटिक्स. इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल मैटर्स पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड जिसका नाम था एशले कूपर. सो अंडर द influence of his friend, Locke started writing on matters related to philosophy and politics. दोस्त की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने पॉलिटिक्स पे लिखना शुरू किया. एंड व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग तो उसकी जो सबसे वेल नोन किताब है, ही रोट डिफरेंट बुक्स ऑन पॉलिटिक्स, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जिसको हम पढ़ेंगे जाके उसका नाम है दी ट्रिटाइस ऑन गवर्नमेंट. उसको हम कहते हैं ट्रिटाइस ऑन गवर्नमेंट भी कहते हैं या फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट भी कहते हैं. फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये उसकी किताब का नाम है जी. दी ट्रिटाइज भी कहते हैं या फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट का लफ्ज भी कहते हैं. तो बेहतर है आप फ्रेगमेंट्स लिख दें उसके अंदर. तो दो फ्रेगमेंट्स थी 1 और 2, तो कंबाइनली हम फ्रेगमेंट्स कह देते हैं. तो पेपर में एमसीक्यूज में फ्रेगमेंट भी आ सकता है, फ्रेगमेंट्स प्लूरल भी आ सकता है, एक ही बात हो जाएगी. ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है. और भी किताबें हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है पॉलिटिक्स की वजह से. तो बाय प्रोफेशन आप कह सकते हैं लॉक वाज अ डॉक्टर, बट उसके फ्रेंड की वजह से ही गॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. ये ब्रीफ सी उसकी बायोग्राफी है. लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्टेक्स्ट. जरा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. थ्योरी कौन सी है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जॉन लॉक? आपसे पूछो तो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मैंने कहा शायद आप भूल ना गए हो कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में है? इट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. स्टेट कैसे बनी थी उसके बारे में है. आप में से कोई लिख रहा है ह्यूमन नेचर, कोई फियर, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है. मैंने शुरू में बता दिया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. इट्स अ थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट. स्टेट कैसे बनी थी, बर्थ ऑफ स्टेट कैसे हुई थी, ये उसके बारे में थ्योरी है जी. ओके, अब आपकी मेमोरी का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेमोरी आपने ठीक करनी है अपनी. एनीहो, लेट्स सी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो क्यों दी, लॉक ने क्यों दी. हाब्स की तो हमें वजह समझ में आ गई होगी, लॉक ने क्यों दी. अच्छा, अब लॉक के देने की वजह भी दो है. 1, he was influenced by the Enlightenment. मैं इसके बारे में, he was influenced by the science, the logic, rationality, etc. मैं स्टूडेंट्स को अक्सर लेक्चर में कहता हूं अरिस्टोटल के
फादर थे डॉक्टर, तो उसके फादर की वजह से वो तो साइंटिस्ट बन गया। और अगर हम इसको देखें लॉक को, वो तो खुद डॉक्टर था, तो ऑब्वियस सी बात है ही वुड हैव बीन फॉलोइंग द साइंटिफिक प्रोसेसेस। डिवाइन पे नहीं बेस करता होगा, he would have been basing his argument on these scientific principles, rationality. So he was the student of science, he was interested in philosophy, he studied medics, therefore uske father lawyer the, so he was into the study of science, rationality, logic, and he discarded the idea of idea of rationality and idea of philosophy. Anyway, science वगैरह की बात। दूसरा पॉइंट, लॉक के कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड। कंडीशंस क्या है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्टली बता रहा हूं। इंग्लैंड के अंदर वही कंडीशंस थी जो कि हाब्स के जमाने में थी, ऑलमोस्ट सिमिलर। There was the risk of, there was a fear of war, civil war, जो दूसरा पॉइंट था, between the two groups, Republicans and Royalists. बादशाह के हामियों और पार्लियामेंट के हामियों के दरमियान में सिविल वॉर का फियर था, लेकिन that fear ended when the actual civil war broke out. ये एक ही पॉइंट है जो आपने समझना। खतरे फियर होता है, डर था कि हो ना जाए, और वो वार हो गई थी 1642 से लेकर 1651 तक। कंटिन्यूस नहीं थी, वक्फों में थी, फेजेस में थी, बट 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वार हो गई। जब वार हो जाए तो फियर खत्म हो जाता है, फियर एंडेड। वैसे बाय द वे, लॉक कितने साल का होगा जब सिविल वार हुई होगी? व्हाट विल बी हिज एज जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई? 10 साल का था। 1632 में पैदा हुआ, 1642 में सिविल वॉर शुरू हुई, तो 10 साल का था जब वो वॉर शुरू हो गई, काइंड ऑफ। तो दैट फियर ऑलमोस्ट एंडेड। अच्छा, उस वॉर के नतीजे में द मोनार्क गॉट वीक, सिग्निफिकेंटली वीक। जी, 1642 में वॉर हो गई थी और मोनार्क गॉट टू वीक, बहुत वीक हो गया था। उसके बाद एंड नहीं हुई मोनार्की की पावर, बट मोनार्क गॉट वीक। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर there was, जब वार हुई तो इंग्लैंड में पीस हुआ। तो आप कह सकते हैं कि लॉक जब बड़ा हुआ, when he grew up, तो 1651 में जब वार खत्म हुई तो उस वक्त वो होगा 20 साल का होगा, 19 साल का होगा। तो मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर वाज नो इंग्लैंड, नो थ्रेट ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। तो किताब में जो हार्मोन ने जुमला लिखा है, there was relatively peace in England at the time of Locke. वो फियर नहीं था जो कि लॉक के हाब्स के जमाने में था। There was not as much a fear as there was in Hobbes' time. लॉक के जमाने में relative peace। Although इस वार के नतीजे में मोनार्की वीक हुई, मोनार्की खत्म नहीं हुई। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस जब लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो था, पावर किसके पास होनी चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। किंग के पास हो, पार्लियामेंट के पास हो, उस कॉन्फ्लिक्ट में सिविल वॉर का खतरा नहीं था, बट कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। अब इस कंडीशन में जब इंग्लैंड में पावर टसल चल रही थी, व्हेन द पावर टसल वाज गोइंग ऑन बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में ही बिकेम फ्रेंड्स विद द एशले कूपर। एशले कूपर का दोस्त बना हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका टिल्ट वो एनलाइटमेंट की तरफ था, और उसका फ्रेंड है एशले कूपर जो पार्टी का सरबराह है। तो ऑब्वियसली जो लॉक है, ही वुड फेवर whom, किंग और द पार्लियामेंट? Republicans. He was supporting the parliament. He was in favor of the parliament's powers because his friend was there, and उसके वैसे parents भी थे, वो भी support कर रहे थे, and because he was a believer in enlightenment. So again, चूंकि बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान में पावर टसल चलती रही थी, that's why in that conflict he wrote, Locke wrote the social contract theory to justify the powers of the parliament
This is the simplest of terms ji. Locke wrote his social contract theory because he believed in enlightenment and because England faced the conflict of power, and under the influence of his friend, Locke wrote in defense of the parliament's powers. This is what we call the context of Locke. ये Locke की theory का context है. एक दफा shortly repeat करता हूं. Locke gave the theory of social contract to justify the powers of the parliament, and that justification of the parliament's power was influenced by his friendship and because he believed in enlightenment. Is it clear जी? आसान है, मैं इसको डिटेल में इसी नहीं जा रहा बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं आपको पहले. Let's now move to the theory. अब theory पे चलते हैं. Not power of king, power of parliament. He wanted the power of the parliament, not the king. Theory, very shortly. Yes, Hobbes wrote to write for the powers of the king, and he wrote to support the powers of the parliament. Let's see the theory. और ये theory क्या करता है? He begins his social contract theory by explaining human nature. ये भी start करता है human nature से. Locke says that man by nature is cooperative, peaceful, loving, caring, etc., etc. All positive. Exactly opposite कर दे Hobbes से. Locke कहता है इंसान बहुत ही अच्छा है. He's good, he's caring, he's cooperative, he's absolute angel. ये लफ्ज़ उसने नहीं कहा, फरिश्ता नहीं कहा, मैं यूज करूँ. He's exactly opposite to angel. He has basically an optimist view of, a positive view of human nature. इंसान अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, पीसफुल होते हैं, शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है. जो भी आपको इस तरह के एडजेक्टिव्स मिलते हैं सारे लिख लीजिएगा प्लीज. जस्ट राइट सिनोनिम्स, ऑल ऑफ सिनोनिम्स. मैन इज एसेंशियली ऑल पॉजिटिव एंड ऑल. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आसान है. सेकंड, इंसान अच्छे हैं. सेकंड इज स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर से मतलब है जब दुनिया में नए नए इंसान आए होंगे तो कंडीशंस कैसी होंगी. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन प्रिमिटिव टाइम्स. जो पुराने जमाने में बिल्कुल नए नए इंसान आए थे तो फिर उनकी कंडीशंस कैसी होगी, लाइफ कैसी होगी. अगर इंसान ऐसे हो जैसे लॉक बता रहा है तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा, वॉर या पीस. इट वॉज पीसफुल. अकॉर्डिंग टू लॉक, people lived a peaceful life in state of nature. There was peace, there was harmony, there was tranquility. चैन ही चैन था. Everything was going on perfectly all right. Heaven on earth. No conflict. Everything was peaceful. Everything was good and all that. They lived. अच्छा, लाइफ में सर्टेनिटी होगी या अनसर्टेनिटी. Certainty. Will life be short or long? लंबी उम्रें, मरते ही नहीं थे sort of. एक तो हर एक खुश रहता था, रावी चैन ही चैन लिखता था, everything was going perfectly all right. सब कुछ ठीक चल रहा था. अच्छा, अगला सवाल आपसे. If no tension, exactly. If everything was going smooth, तो लॉक ये कहता है उसकी स्टेट ऑफ नेचर के दो फीचर्स. वन, आपसे पूछ रहा हूं, वाज पीपल लिविंग इन प्री सोशल लाइफ और दे वर हैविंग अ सोशल लाइफ. दे डिड हैव अ सोशल लाइफ. जी, सोशल किसको कहते हैं? जब पीपल हैव सम नॉर्म्स एंड वैल्यूज. ये करना है, ये नहीं करना. लोगों को अच्छाई और बुराई की तमीज थी. लोग अच्छाई करते थे, बुराई से बचते थे. दे हैड अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. देयरफॉर दिस इज व्हाट वी कॉल द सिविलाइजेशन, और दे हैड अ सोसाइटी. दे हैड वैल्यूज, दे हैड नॉर्म्स, एंड दे हैड लिव्ड
it was not a pre-social life, they were living a social life. दूसरा, were they politically organized? Was power distributed? No, there was no power distribution जी. नो पावर डिस्ट्रीब्यूशन. ये नहीं था कि ये इसके पास ज्यादा पावर्स हैं, इसके पास कम पावर्स हैं. दे डिड नॉट प्रोवाइड अ वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. हॉरिजॉन्टल तो थी बट वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी. नो पॉलिटिकल. तो हम इसको कहते हैं इट वाज प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल. प्री पॉलिटिकल थी, प्री सोशल नहीं थी. इट वाज सोशल बट प्री पॉलिटिकल. नाउ स्टेट नहीं थी आसान लफ्ज़ों में. यस, देयर वाज नो स्टेट. स्टेट नहीं थी, मुल्क नहीं था कोई भी. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. किसी एक के पास ज्यादा पावर, किसी एक के पास कम पावर नहीं थी. हॉरिजॉन्टल को आप छोड़ दें, इस बार आप पॉलिटिकल पे आ जाते हैं. वर्टिकल पे, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी. वर्टिकल पावर से मतलब है एवरीबडी हैड इक्वल पावर, नोबडी एंजॉयड इन्फ्लुएंस ऑन समबडी एल्स. अगर सब कुछ चेन, इट वाज अ सोसाइटी एंड नॉट अ स्टेट. रिदा, थैंक यू फॉर पुटिंग नाइस वर्ड्स. It was a society but not a state. Good, thank you. Let's see if everything was going fine. तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अब लॉक यहां पे कहानी बनाता है, कहानी गढ़ता है. लॉक ये कहता है, आई हैव टू एंड इट इन 5 minutes. ही लॉक ये कहता है दैट व्हेन दे वर लिविंग दैट लाइफ, जब वो रह रहे थे तो लाइफ वॉज गोइंग फाइन. लेकिन as the population grew, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, their economic needs increased. है ना? यस, पॉपुलेशन बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो उनकी इकोनॉमिक नीड बढ़ी. देखिए, खुराक खाते होंगे, खाना भी खाते होंगे, रिसोर्स. अब रिसोर्सेज थे लिमिटेड थी, आबादी बढ़ती गई. तो जब रिसोर्सेज कम हो, जरूरत ज्यादा हो, तो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बनना शुरू हुए. लोग अच्छे ही थे, बाय नेचर दे वर गुड, बट बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बनना शुरू हुए. ये मेरी जमीन है. एक बाप के जब 4 बच्चे होंगे तो लड़ाई तो होगी, जमीन थोड़ी है, आपस में लड़ेंगे. एक कहेगा मेरी जमीन है, दूसरे कहेगा मेरी जमीन. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक नीड्स की वजह से लोगों में डिस्प्यूट बनना शुरू हुए, कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए. Was there anybody who could resolve their disputes and conflicts? Was there anybody who is powerful enough to resolve them? There was no institution, just economic needs. There was purely economic reason की वजह से, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से उनको रिजॉल्व करने वाला कोई था नहीं. कोई ऐसा नहीं था जिसके पास इख्तियार ज्यादा हो, जिसकी बात मानना जरूरी हो इन दोनों के लिए, जो अपना पावर इस्तेमाल करे और कहे कि मेरा ये फैसला है एंड यू बोथ शुड एक्सेप्ट इट. देयर वाज नो सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो लोगों को ख्याल आया कि अब क्या करें, कैसे रिजॉल्व करें, कैसे इश्यूज को, ये डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए. हम तो बड़े अच्छे रह रहे थे, कैसे रिजॉल्व करें? सो लॉक ये कहता है, some sane people came, कुछ समझदार लोगों को ख्याल आया और उन्होंने सोचा, and they convinced others, उन्होंने बाकियों को कन्विंस किया, let's enter into a contract. कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो लोग एक जगह इकट्ठे हुए and they spoke a verbal contract. लोगों ने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया. अब यहां पे the most important difference between Hobbes and Locke यहां पे आएगा, the most important one. अभी तक आपने डिफरेंसेस देख लिए होंगे, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. लॉक ये कहता है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए. लॉक सेज दैट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर स्पोकन. एक नहीं हुआ, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए. पहला, आपने कहा था एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कहता है नहीं, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए. पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? लेट्स सी द फर्स्ट वन. लॉक कहता है people got together at a place and they spoke these words. Again, मैं exact words quote नहीं करा, आइडिया दे रहा हूं. उसने कहा, each person said, हर एक बंदे ने कहा, that I surrender
my rights on the condition that you do the same. दूसरे बंदे को कहा कि मैं अपने राइट सरेंडर करता हूं इस शर्त पे कि तुम भी सरेंडर करोगे. I surrender all my rights on the condition that you do the same. तुम भी सरेंडर करो. किसको करो? तो उन्होंने कहा I surrender all my rights to the community as a whole. ये जितने टोटल अवाम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, मैं इन को अपने राइट सरेंडर करता हूं. इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली. I surrender all my rights to the community as a whole on the condition that you do the same. हर बंदा कह रहा था तुम करोगे मैं भी करूंगा, मैं करूंगा तुम भी करोगे. Everybody surrendered to everybody. Every individual surrendered to collectively everybody. This is the contract that they said. अच्छा, मेरा सवाल यह है, ये पॉइंट सुनिएगा प्लीज. ये कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने किया कि हम अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं कम्युनिटी के लिए ताकि तमाम मिलकर हम रहेंगे. आई एम नॉट द ओनली वन, यू आल्सो इंपॉर्टेंट, वी एज अ होल आर इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर लिया, दे ऑर्गेनाइज इट ए कम्युनिटी. I surrender if you also surrender, and surrender to whom? Surrender to the entire community. Yes, it was. Thank you, Amna, for putting very nice words. मैं आमना ने लफ्ज़ लिखे, मैं कोट कर रहा हूँ जी. Collective rights at the expense of individual rights. मैं अपने rights को individually, अपने individual rights को surrender कर रहा हूँ collective interest को, collective interest के साथ, community के rights के साथ. Thank you, Amna, for putting nice words. This was the contract. लेकिन उन्होंने कहा कम्युनिटी को तो चूज कर लिया कि हम अपने राइट्स कम्युनिटी को सर्व करते हैं, बट कम्युनिटी गवर्न कैसे करेगी? हाउ वुड कम्युनिटी वर्क? तो फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया टू मेक कम्युनिटी वर्क. दे एंटर्ड इनटू सेकंड कॉन्ट्रैक्ट. और वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इट इज कम्युनिटी. यहां पे पीपल सरेंडरिंग टू कम्युनिटी, लोगों में और कम्युनिटी कलेक्टिवली एग्रीमेंट हुआ. सेकंड में द कम्युनिटी, कम्युनिटी से मतलब है तमाम लोग, द कम्युनिटी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स. कम्युनिटी ने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एग्रीमेंट किया. क्या एग्रीमेंट था? बेसिक पॉइंट सुनिएगा. कम्युनिटी ने कहा दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, लफ्ज़ लिख लेने बस. Community entered into the second contract and they said, in order to protect the life, the property, and the liberty of the community, I repeat this point, to protect the life, liberty, and property of the people in the community, they choose representatives who will govern them. Community chose representatives who will govern the people. और उन्होंने गवर्न क्या करना है? They will have to protect the life, property and liberty of the people. In simple words, community chose representatives who will be asked to perform three functions: protection of life, protection of property, and protection of liberty of the people in that community. This was the second agreement that was signed. Let's see the implications. Pehli implication: did people get politically organized or not? Yes, it means state came into being. मुल्क बन गया. अच्छा, अब पहला सवाल आपसे, स्टेट तो बन गई, इज इट नेचुरल और आर्टिफिशियल? मैन मेड है या नेचुरल है? इट्स आर्टिफिशियल. सेकंड पॉइंट, इट्स आर्टिफिशियल. थर्ड, हु इज द सॉवरेन?
सॉवरेन कौन है? कम्युनिटी, नॉट पार्लियामेंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट द सॉवरेन। लोगों ने अपने राइट्स सरेंडर किए कम्युनिटी को। कम्युनिटी इज द सॉवरेन जी, पीपल एज अ होल आर द सॉवरेन, रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट। क्यों? मैं फिर रिपीट कर दूं कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा आपने 3 काम करने हैं, और रिप्रेजेंटेटिव को चुना किसने? रिप्रेजेंटेटिव को चुना कम्युनिटी ने, और कम्युनिटी ने कहा आपने हमारा 3 काम करने हैं। आपने हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और आपने लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। तो लोग ज्यादा सॉवरेन हुए ना, पीपल, पॉपुलर सॉवरेंटी है, कम्युनिटी इज सॉवरेन, पॉपुलर सॉवरेंटी कहते हैं हम, जहां पे सुप्रीम इख्तियार कम्युनिटी का है। अच्छा, मैं यहां पे बाकी लिख रहा हूं जी पॉइंट्स। फोर्थ, पॉपुलर आम did not surrender all rights. Community has chosen representatives to work in a particular way. एक काम करना है आपने। अच्छा, सवाल आपसे, seem to be a conditional contract or unconditional? जो रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इज इट कंडीशनल और अनकंडीशनल? इट इज कंडीशनल। क्या शरायतें हैं? व्हाट आर द कंडीशंस? protection of life, protection of liberty, and protection of your family, sorry, life, liberty and property, ये 3 चीजों की करनी है। फिफ्थ, is it a unilateral contract or bilateral contract? It's bilateral। अच्छा, bilateral से मतलब है between community and representatives, कम्युनिटी के और रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है। Next point, is it revocable or irrevocable? It is revocable। कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है। Why it's revocable? Because अगर रिप्रेजेंटेटिव्स, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स लाइफ प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएं, प्रॉपर्टी और वो प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएं, then you can revolt against them, there can be a revolution against them। This is why we believe it's a revocable contract and people can revolt against the representatives। accountability है। आखिरी सवाल आपसे, अब इसको लिंक करना है मैंने इंग्लैंड के हालात से। गौर से सुनिएगा प्लीज, दोबारा ना पूछिएगा इस पे टॉपिक पे। इंग्लैंड से लेके who is sovereign? People are the king। इंग्लैंड के हालात से देखिएगा, पीपल, अवाम का नुमाइंदा बादशाह था या अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट? Who was representing people? People, representatives sit in parliament। King was not representing the people। all about these theories जी। कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, बट आई वुड लाइक टू टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स क्वेश्चंस। माय अपॉलॉजीज, हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, बट 15 मिनट के हम कम से कम सवाल लेंगे। आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। ओके, कायनात के सवाल से, शुड वी राइट दिस थ्योरी एज सिंपल एज यू टीच कायनात? नो, यू हैव टू इंप्रूव द एक्सप्रेशन। मैं समझा रहा था, आपने लिखना है, यू हैव टू इंप्रूव। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी असबा, दैट्स ट्रू। अच्छा, चैट पब्लिक कर दो प्लीज, क्वेश्चन सबको समझ आ जाए। 1 मिनट जी, मैं चैट पब्लिक कर दूं ताकि सवाल आप जो लिख रहे होंगे वो सबको समझ आ जाए। हाँ, चैट पब्लिक कर दें, सबको ओपन कर दें। जी, अब आप अपना क्वेश्चन पब्लिक करें ताकि सबको समझ आए। जिन्होंने क्वेश्चन करना है पब्लिक करें। अब मैं आंसर दूंगा यहाँ से। प्राइवेट क्वेश्चंस में आंसर नहीं करूंगा जी, पब्लिक करेंगे तो मैं आंसर करूंगा जी। आ गया शाफे का सवाल, हु विल कंट्रोल द एब्सोल्यूट रूलर पावर इफ यू हैव गेट नो? शाफे, इन हाब्स केस नोबडी विल कंट्रोल हिम।
What is the importance of democracy in Locke's theory? I guess you need to know that जी. आप इसका जवाब खुद देख लीजिएगा कि importance क्या है. Because Locke gives all the power to the community. That's the importance. He gives all the power to the community. और इसीलिए तो मॉडर्न दौर से उसकी थ्योरी रेलेवेंट भी बनती है. How John Locke and Hobbes know the contract? They assumed it. चैट पे ऊपर जाइएगा. चैट पे ऊपर जाना. नीचे 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 आना नासिर.